मैं ब्रजेश एक बार फिर परीक्षा हिंदी पाठशाला में आप सभी भाई बहनों व अध्ययनरत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को जय श्री राम। चलिए बच्चों, जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि फटाफट सभी लोग जुड़ जाए और अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को समय से आरंभ किया जा सके। और आज का जो सेशन था वो था वर्णमाला। कल हम पढ़े थे स्वर के बारे में, आज हम सीखेंगे व्यंजन के बारे में। आज का जो सेशन है वो है व्यंजन। व्यंजन के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और वही रोज की तरह दो पंक्तियाँ फिर आज लेकर के आया हूँ। सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह जलना पड़ता है। ये प्रेरणा स्रोत पंक्तियाँ APJ अब्दुल कलाम जी की है और सेशन ख़त्म होने के बाद से इस पर 2-4 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सेशन के ऊपर चलते हैं। व्यंजन व्यंजन जो है ये अस्वतंत्र होते हैं, अस्वतंत्र होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? अस्वतंत्र होते हैं। इनको जो है स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को लिखते चलिए, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगर व्यंजन जो है स्वर की सहायता नहीं लेगा तो इसका उच्चारण हो ही नहीं पाएगा। व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है? क से ज्ञ तक। क से ज्ञ तक ये व्यंजन होता है। अच्छा, स्वर की सहायता कहाँ लेनी पड़ रही है? आओ देखो, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे हमने कहा क, तो क कहने पे देखो यहाँ अ निकल रहा है ना, तो अ ये क्या है? यही स्वर है। तो व्यंजन को यहाँ स्वर की आवश्यकता पड़ी। अब ज्ञ है, ज्ञ भी कहोगे तो इसमें अ निकलेगा, यानी इस व्यंजन में भी स्वर की आवश्यकता। ल कहोगे तो ल में अ निकलेगा, प कहोगे तो प में अ निकलेगा, न कहोगे तो न में अ निकलेगा, स कहोगे तो स में अ निकलेगा, ह कहोगे तो ह में अ निकलेगा। यानी कि जितने भी व्यंजन हैं उनमें सभी को स्वर की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्वर के ये उच्चरित नहीं हो पाएंगे। तो ये हो गए व्यंजन। चलो इसको नोट भी करते चलो, इसको नोट कर लो। और व्यंजन के बाद से आ जाता है, अब इसको थोड़ा सा नोट कर लो, स्पर्शी व्यंजन। पहले लिखते चलो कौन कितने क्या है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्शी व्यंजन ये कितने होते हैं? तो 25 हो जाते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती हो? तो 33 हो जाती है। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन 33 हो जाती है। यहीं पर कुल व्यंजन, कुल व्यंजन ये 39 हो जाती है। अंत्यस्थ, अंत्यस्थ 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी 4 हो जाते हैं। और उसके बाद से संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ये भी 4 हो जाते हैं। और उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन इनकी संख्या 2 हो जाती है। इसको नोट कर लो, फिर आगे इस पर हम चर्चा करते हैं। और बाकायदा जो है नोट्स बनाते चलना, लिखते चलना, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज या रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी हो। और अध्ययन अध्यापन के दौरान किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, परेशानी या समस्या आती है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। जिस भी किसी भी प्रकार से होगा, जो भी सुविधा होगी हमारे पास, उसके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चलिए तो इसको नोट कर लो, आगे फिर इसको मिटाते हैं। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है। क से म तक होती है। लिख लो, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ,
ब, भ, म। 5, 10, 15, 20, 25 ये क्या हो गए? ये स्पर्शी व्यंजन हो जाते हैं। इनको लिखते भी चलो। ये देखो, क ख ग घ अंगों को कंठ कह देते हैं। क ख ग घ अंगों को कंठ कह देते हैं। अब कहो क, तो क कहोगे तो उसमें अ निकल रहा है तो वही कंठ में जा रहा है। ख कहोगे तो अ निकल रहा है तो वही कंठ में जा रहा है। गो कहोगे तो उसमें अ निकल रहा है वही कंठ में जा रहा है। तो अर्थात ये सब क्या हो गए? क ख ग घ अंग ये कंठ हो गए। अब च छ ज झ इयाँ। अब च छ ज झ इयाँ ये तालु हो गए। कैसे तालु हो गए? अब देखो ये जीभ है ना, जीभ। तो जब च कहोगे तो जीभ जो है तालु में जाके सट रही है। कहो च छ ज, तो जीभ जो है तालु में सट रही है ना, इसलिए सब तालु हो जाती हैं। देखो रटना कुछ भी नहीं है, साइंटिफिक तरीके से पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे तो जान जाओगे। रटोगे तो 3 से 4 दिन के बाद फिर वो चीज़ें भूल जाएंगी, क्योंकि खतरनाक है वर्णमाला चैप्टर, भूल जाता है। तो रटना नहीं है, समझना है। चलो ट ठ ड ढ। अब ट ठ ड ढ अड़ा। अब ट कहने पर देखो ये जो जीभ है ना, ये दांत के ऊपर जा रही है ना, अंदर वाले दांत के ऊपर हल्का जा रही है ना, तो वो मूर्धा है। ट ठ ड ढ अड़ कहो तो ये जीभ जो है दांत के ऊपर जा रही है, तो ये क्या हो गया? ये मूर्धे पर जा रही है तो मूर्धा हो गया। मूर्धा कह लो या मूर्धन्य कह लो, मूर्धन्य कह लो। अब इसके बाद से आ जाता है नीचे वाला त थ द ध न। अब देखो त कहने पे जीभ जो है कहाँ जा रही है? दांत पर जा रही है कि ना। त कहो त जीभ दांत पर गई, थ जीभ दांत पर गई, द जीभ दांत पर गई। बिना जीभ को दांत पर ले गए तो कह के बताओ। त बिना जीभ को दांत पर ले गए तो कह के बताओ, हो ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या हो जाएगी? ये दंत हो जाएगी। तो बताओ इसमें रटना क्या है? रटना कुछ नहीं है, बस एक बार साइंटिफिक तरीके से पढ़ोगे चीज़ें आने लगेगी। अगला जो है प फ ब भ म। प कह रहे हो तो देखो जो होठ गोलाकार हो रहे हैं, फ कह रहे हो तो होठ गोलाकार हो रहे हैं, तो ये क्या हो गए? ये ओष्ठ हो गए। प फ ब भ म ये क्या हो गए? ये ओष्ठ हो जाते हैं। तो ये 25 जो है ये हो जाते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या हो जाते हैं? ये स्पर्शी व्यंजन हो जाते हैं। अब देखो इसमें जो है अंत्यस्थ प्लस संघर्षी व्यंजन जुड़ जाते हैं। अंत्यस्थ प्लस उष्म या संघर्षी कर लो, या उसमें ही कर लो जो लिखना है, उष्म या संघर्षी। तो अंत्यस्थ कौन कौन सा हो जाता है? तो अंत्यस्थ हो जाता है य हो जाता है, य र ल व, और उष्म हो जाता है स और फिर जो है स और ह। तो ये अंत्यस्थ और उष्म 4 + 4 ये हो गए 8। तो 25 और 8 कितने हो गए? स्पर्शी था 25 और प्लस ये अंत्यस्थ और जो है संघर्ष जुड़ गए तो ये हो गया 33 हो गया। तो क्या हो गया? ये मूल व्यंजन हो गए। ये मूल व्यंजन कितने हो गए? 33। हमने आपको बताया था मूल व्यंजन 33 हो गए। उसमें संघर्षी कहोगे सर जी क्या है? उसमें संघर्षी ये है कि मुंह से जो है गर्म हवा निकलती है। जैसे कहो श ह, तो मुंह से गर्म हवा निकल रही है तो ये संघर्षी हो गया। योरोलोबो ये अंत्यस्थ हो गया। जीभ जो है अंदर की तरफ ऊपर उठता है तो ये अंत्यस्थ हो गया योरोलोबो। तो ये 8 मिल गए तो क्या हो गया? 33 हो गए। 25 8 33 हो गए, और 33 जो ये क्या हो गए? ये मूल व्यंजन हो गए। चलो इसको नोट कर लो, फिर अगले पर चलते हैं। चलो अगले पर जो है इसके बाद आ जाता है संयुक्त व्यंजन प्लस द्विगुण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है? तो 4 हो जाती है। संयुक्त व्यंजन हो कौन कौन से जाते हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और एक श्र हो जाता है। अच्छा, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? देखो ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो प्रथम वर्ण होता है वो स्वर रहित होता है, और जो द्वितीय वर्ण होता है वो स्वर सहित होता है। ठीक है ना? जैसे ये छ जो है क धन स से मिलकर बना है। त्र जो है त
धन र से मिलकर बना है। ज्ञो जो है ज धन इया से मिलकर बना है। और स्रो जो है श धन र से मिलकर बना है। यहीं पे आधा क के नीचे हलंत लगा है ना, तो उसमें स्वर निकल गया है, स्वर नहीं है। और यहीं पे जो है ये पूरा स्वर है, तो ये स्वर सहित है। वही मैंने कहा कि फर्स्ट वर्ड जो है स्वर रहित है, सेकेंड वर्ड जो है वो स्वर सहित है। दूसरा इसमें आ जाता है द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कह लो। ये दो हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? एक अड़ा हो जाता है और एक ढ के नीचे वाला अड़ा लगता है ना, ढा बनाते हो, ढ के नीचे एक बिंदी लगती है तो वो भी अड़ा हो गया। और एक जो है अड़ा लगता है तो वो भी अड़ा हो गया। तो अड़ा ये उत्क्षिप्त और ये द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। तो 33 वो हो गए थे, 4 और 2 6 ये हो गए। तो 33 और 6 कितने हो गए? 39 हो गए। 39 मतलब कुल व्यंजनों की संख्या 39 हो गई। हमने कितना पढ़ा था? 39 कुल व्यंजन। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 39 हो गई। और साथ साथ जो है प्लस 11 स्वर और 2 अंग अनुस्वार और विसर्ग, तो ये 13 हो जाते। तो 39 प्लस 13 जो है 39 प्लस 13 कितने हो गए? 52 हो गए। यानी हिंदी के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये 52 है। इस तरह से हिंदी में ये 52 वर्ण कुल हो जाते हैं। तो नोट करते चलो, लिख लो इसको। चलो अगले पर आते हैं। जिह्वा या जीभ के आधार पर, जिह्वा या जीभ के आधार पर इसमें भी पहला आ जाता है अग्रभाग, दूसरा जो है आ जाता है मध्य भाग और तीसरा जो है आ जाता है पश्च भाग। बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से सब महत्वपूर्ण है। आप लोग नोट्स को बनाते चलिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम में किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या ना हो सके। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो ऊपर ऊपर पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो नोट्स को प्रॉपर बनाते चलें, लिखते चलें। तो चलिए आ जाता है ये अग्रभाग। अग्रभाग क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ऊपर नीचे उठता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ऊपर नीचे उठता है, ऊपर नीचे उठता है। जैसे ई, ए, जीभ का अग्रभाग ऊपर उठता है। ई, अब ई कहो तो जीभ का जो अगला हिस्सा है वो ऊपर उठेगा। ई, ए, तो ये जीभ का अगला हिस्सा ऊपर उठ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये अग्रभाग हो गया जीभ का। चलो इसको भी नोट कर लो, जगह कम है फिर मिटा के लिखते हैं। दूसरा आ जाता है मध्य भाग। दूसरा आ जाता है मध्य भाग। दूसरा जो है मध्य भाग। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा ऊपर उठता है। लिख लो समझने के लिए। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा ऊपर उठता है, जैसे अ। एग्जाम्पल में अ एक ऐसा शब्द है जो जीभ का मध्य भाग को ऊपर कर रहा है। अ तो ये मध्य भाग हो गया जीभ का। अगला जो है तीसरा आ जाता है पश्च भाग। अगला जो आ जाता है पश्च भाग। तीसरा जो है पश्च भाग। पश्च भाग की डेफिनेशन क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में
जीभ का जीभ का पक्ष भाग समान स्थिति से थोड़ा ऊपर उठता है। लिख लो। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का सामान्य भाग थोड़ा ऊपर उठता है, सामान्य भाग से थोड़ा ऊपर उठता है। जैसे में ये आ हो गया, उसके बाद से ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, ए नहीं ऊ हो गया, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और उसके बाद से ओ और औ हो जाता है। बोल के देख लो। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का समान भाग से थोड़ा ऊपर उठना, आ बोल के देखो। पश्च भाग जीभ का जा रहा है, ऊपर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? आ ओ औ बोल के देखोगे, फिर प्रैक्टिस होगा। ये साइंटिफिक तरीका है पढ़ने का। नहीं तो नाम याद करोगे तो 3 दिन के बाद फिर भूल जाएगा, नाम नहीं होगा। क्योंकि वर्णमाला में जो है 52 वर्ण हैं, अब कितने वर्णों का नाम याद करोगे? एग्ज़ाम की दृष्टिकोण में 30 सेकंड आपको टाइम मिलता है, 30 सेकंड से भी कम टाइम मिलता है। तो अगर नाम याद करोगे, रटुआ मारोगे तो रटुआ मारते जाओगे। साइंटिफिक तरीके से पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि कंटेंट जो है नोट्स को बनाते चलो, रिवाइज को करते चलो, निरंतरता और धैर्य को रखते चलो। अच्छा, आज जो पढ़ाया हूँ कल मैं जो है पूछूंगा, कल कमेंट करना, कल मैं पूछूंगा। और फिर आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और सेशन को चालू करने से पहले 2 लाइनें मैं आप लोग को लेके आया था, वो APJ अब्दुल कलाम के ऊपर थी कि सूर्य की तरह जलने के लिए सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह जलना पड़ता है। देखो आओ 2-4 मिनट इनके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। APJ अब्दुल कलाम की। APJ अब्दुल कलाम की जो थे वो मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और पिताजी भी जैसे तैसे करके परिवार का पालन पोषण करते थे। जैसे जैसे दिनचर्या चलती गई, आगे बढ़ती गई, आगे चल के जो है परिवार की स्थिति थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी। अब्दुल कलाम साहब ने सोचा कि पिता का थोड़ा सा हाथ बटाया जाए। इन्होंने अखबार बांटने का काम चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे ये अखबार बांटने लगे। अखबार बांटते जो है शिक्षा इन्होंने ग्रहण करी और जो है एक शिक्षक बने, लोगों को शिक्षित करने लगे। उसके बाद से आगे चल के जो है मद्रास इंस्टीट्यूट से उन्होंने साइंस की पढ़ाई करी। साइंस की पढ़ाई करने के बाद से जो आगे चल के वो मिसाइल मैन के नाम से जाने लगे। और कुछ समय के उसके आगे चलने के बाद निरंतरता धैर्य को उन्होंने नहीं खोई और जो है एक दिन राजनीति में आके जो है एक दिन भारत देश के 11वें राष्ट्रपति बने। खाने को नहीं था, परिस्थितियाँ नाजुक थी, अखबार बेचने का काम करते थे। लेकिन संकल्प की शक्ति, प्रतिज्ञा की शक्ति ने उन्हें फर्ज से अर्श पे ले जाके खड़ा कर दिया। मानो वो सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मानो वो एक शिक्षा दे रहे हैं कि पद की अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, दृढ़ संकल्प की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। तो दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा को बनाए रखो, निरंतरता और धैर्य को बनाए रखो, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो, एक एक कदम आगे बढ़ते रहो, अंतो गत्वा नैया पार हो जाएगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए मैं ही क्लास को अलविदा देता हूँ भाई। जय हिंद।